वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह रीट एग्जाम 2025 को लेकर अपना सेशन ये चल रहा है, जिसमें हम रीट एग्जाम की तैयारी जीत के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित टीचिंग मेथड अपन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अपन हैंड रिटन नोट्स के द्वारा इसे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं चंदा पटेल आपके साथ रीट क्वालिफाई करने के लिए बनी हुई हूँ और जय श्री कृष्णा, राधे राधे के साथ अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले अपन बात कर लेते हैं अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। जो लास्ट सेशन था अपन में उसमें पद्य शिक्षण पढ़ा था, और पद्य शिक्षण में भी अपन ने क्या क्या देखी। अपन ने पद्य शिक्षण में परिभाषा देखी, परिभाषा के साथ साथ अपन ने देखे थे उद्देश्य, पद्य शिक्षण को किस लिए पढ़ा जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ा था। उसके बाद अपन ने इससे संबंधित विधियाँ देखी है, और विधियों में भी अपन देख ले को मोटे मोटे रूप में क्या देखा। अपन ने गीत विधि देख ली है, दूसरी अपन ने देखी थी अभिनय विधि। अभिनय विधि के साथ अपन ने प्रश्नोत्तर विधि भी देख ली है। इसके बाद अर्थबोध विधि, और अपन ने देखी थी एक व्याख्या विधि। और व्याख्या विधि के तीनों रूप भी अपन ने देख लिए थे, जो क्या कौन सी होती है, व्यास हो गई, तुलना हो गई और समीक्षा विधि। और इसके साथ ही अपन ने पद्य शिक्षण का एक पॉइंट अपन ने और क्लियर किया है। पद्य शिक्षण के प्रकार अपन ने देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं, 4 प्रकार देखे थे। कौशल, रसबोध और उपयोजन। तो पद्य शिक्षण में अपन ने ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो नो डाउट यहाँ तक अपना सेशन चल गया है। इसके बाद अपन गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने बहुत चीज़ें कंप्लीट की है। तो शुरुआत करते हैं। जो अपन शिक्षण विधियों को अभी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, वो ऑफिशियल अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अपन ने कंप्लीट कर लिया है। शिक्षण, भाषा शिक्षण की विधियों का अपना ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें भाषा शिक्षण के उपागम अपने गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आगे की अपन इसमें लगभग अपने 50% अपना कोर्स होने वाला है। शिक्षण विधियों की अगर नंबर तीनों यूनिट की बात करें, यूनिट 4, 5 और 6, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भाषा शिक्षण विधि की, अपन इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें से भी अपन अगर इससे 3 पार्ट में माने, पद्य शिक्षण अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इस गद्य शिक्षण को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इससे संबंधित अपना व्याकरण वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही नवीन जो भी विधियाँ हैं, लगभग 14 विधियाँ हैं, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। यानी विधि से संबंधित आपका क्वेश्चन न गलत हो, इसके लिए अपन ये सारा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये तीनों यूनिट आपकी पूरी एनालाइज करते हुए अपन इसे कंप्लीट कर लेंगे। बाद में इससे संबंधित अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे ये हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। गद्य शिक्षण दूसरा अपना यूनिट का हो गया, गद्य शिक्षण। अब सबसे पहले अपन ने पद्य की बात की थी, उसमें परिभाषा वगैरह सारी चीज़ें देखी थी जो इम्पोर्टेंट अपने लिए बेनिफिशियल रहेगी। बात करें यहाँ पर अपन गद्य की, तो गद्य शब्द किस भाषा से बना हुआ है, तो गद धातु से। किस धातु से बना हुआ है, गद धातु से। और इसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना, यानी स्पष्ट कहना। कोई भी चीज़ है, पद्य में क्या होता है, पद्य में कोई एक कम समय में, कम लाइनों में अधिक अस्पष्ट बात प्रस्तुत की जाती है। लेकिन गद्य में क्या होता है, गद्य ऐसा पद है जिसमें आप डायरेक्टली जो बात कह रहे हैं वह स्पष्ट कहने के रूप में हमारे सामने आती है। बात करें इसके महत्व की, गद्य शिक्षण के क्या क्या महत्व है। जब अपन ने पद्य पढ़ा था, उसमें सबसे जो मुख्य था पद्य शिक्षण का, वह था रसानुभूति। क्या था, रसानुभूति। जबकि गद्य में क्या है, आप इन दोनों में कंपैरिजन, अंतर करते हुए सीखोगे तो आपको क्या होगा, जल्दी याद होगा। लेकिन अपन इसको कोऑर्डिनेट करते हुए अपन इसको सीखने का प्रयास करें। जैसे पद्य में क्या था, रसानुभूति थी मुख्य उद्देश्य, जबकि यहाँ पर क्या है, विचारानुभूति। क्या हो जाएगी, विचारानुभूति, यानी चिंतन से संबंधित ये अपनी गद्य शिक्षण होगा। मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास होता है। जबकि उसमें क्या था, पद्य में अपन ने देखा था कल्पना शक्ति का विकास कर रहा था। क्या कर रहा था, कल्पना शक्ति का। यहाँ पर क्या हो रहा है, मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास हो रहा है।
यहाँ पर सृजनात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। शब्द भंडार में वृद्धि, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट करके लिखिए कि किस शिक्षण के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो आपको ध्यान में रखना, जो गद्य शिक्षण होता है वह आपके शब्द भंडार की वृद्धि करने के लिए उपयोग में ली जाती है। व्याकरण का ज्ञान भी इसमें करवाया जाता है, लिपि का ज्ञान भी होता है, उच्चारण की शिक्षा भी इसमें दी जाती है, गद्य के विभिन्न विधाओं का ज्ञान भी इसमें होता है। और इसका लास्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना उद्देश्य में, भाषाई ज्ञान व कौशलों का विकास करना भी इसके उद्देश्य या फिर इसको अपन महत्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उद्देश्य और महत्व। अब अपन इसकी विधियों के बारे में बात करें, गद्य शिक्षण की कौन सी विधि है। तो सबसे पहले जो हमारे सामने विधि आ रही है, यहाँ पर अपन देखें सबसे पहले विधि अपनी आती है अर्थ कथन विधि। यहाँ पर आपको इस विधि को ही पूरा समझे, अर्थ कथन विधि, यानी आपको उस गद्य को पढ़ाते हुए उस अर्थ को भी समझाना है। इस विधि को क्या कहते हैं, अर्थ कथन विधि। इसमें क्या होता है, अध्यापक पाठ्य गद्य को मौखिक पठन करता है, पठन के साथ साथ कठिन शब्दों का भी अर्थ बताते रहता है। यदि आपके टीचर आपको पढ़ाते थे, जब कोई लेसन होता था उसमें अगर कोई कठिन शब्द आते थे, वो टीचर आपको शामपट पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे या उसे अर्थ बताते हुए उसका शिक्षण करवाता था। तो वह कहलाता है अर्थ कथन विधि। जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ विचारों को स्पष्ट करने के लिए भी कथन भी कहता है, यानी अपने मन से भी वहाँ पर किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए उसको अपनी लैंग्वेज में भी बता सकता है, उसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार गद्य शिक्षण करवाया जाता है। अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है, बच्चा निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहता है। यहाँ पर आप नोट कीजिए, अर्थ कथन विधि एक क्या है, अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या रह रहा है, निष्क्रिय रह रहा है। तो यह अर्थ कथन विधि अपने लिए बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसके देखते अपन और क्या पॉइंट है, इस विधि में बच्चों को सोचने समझने के अवसर नहीं मिलते, यानी कि बच्चा यहाँ पर सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। बच्चों में न तो अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास होता है और न विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि अध्यापक केवल अपने स्तर का ज्ञान क्या करता है, सीधा बच्चों को डिलीवर करने का प्रयास करता है। इसलिए यह विधि क्या मानी जाती है, नीरस अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। यह किसी भी कक्षा के लिए उपयोगी विधि नहीं है। तो गद्य शिक्षण में अपन ने सबसे पहले कौन सी विधि देख ली है, अर्थ कथन विधि। अब दूसरी बात करें अपन ने व्याख्या विधि, और ये व्याख्या विधि अपन ने पद्य शिक्षण में भी देखी थी, क्योंकि व्याख्या विधि सभी जगह उपयोगी है। व्याख्या विधि अध्यापक शब्दार्थ व अर्थ ग्रहण के साथ साथ शब्दों विचारों की व्याख्या भी करता है। वहाँ पर तो केवल क्या कर रहा था, लाइन पढ़ रहा था और उसमें कोई चीज़ इंक्लूड करनी है तो वो कर रहा था। लेकिन व्याख्या में क्या है, कोई सी लाइन है उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेगा, बच्चा शांतिपूर्वक सुनेगा। और ये किन चरणों में होती है, तो ये ध्यान में रखना, आपको 3 चरणों में कंप्लीट होती है, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। तीसरा क्या हो गया अपना, विशेष। अब इनको भी देख लेते हैं अपन ने। संदर्भ में क्या होता है, इसके अंतर्गत पाठ और लेखक का परिचय दिया जाता है। और व्याख्या के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले काठिन्य निवारण करता है। काठिन्य निवारण 3 प्रकार से किया जाता है, या तो वो प्रवचन यानी बोलकर, या उद्बोधन, या फिर व्याकरण सम्मत के संबंधित होता है। यानी व्याख्या किसकी कर सकते हैं अपन, उसमें लैंग्वेज में अगर व्याकरण से संबंधित कोई स्पष्टीकरण जैसा आ गया तो भी वहाँ पर वो काठिन्य निवारण कर सकता है। उद्बोधन यानी अपनी भाषण यानी किसी चीज़ के बारे में उद्घोषणा कर सकता है, बोल सकता है। प्रवचन यानी वचन के द्वारा अपने बोलने की क्रिया कहलाती है व्याख्या। इसको भी अपन समझ लेते हैं। विचार के स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से उदाहरण देता है, दृष्टांत देता है, विषय वस्तु की जानकारी देता है, विचारानुभूति के प्रश्न पूछता है, वह छात्रों की शंकाओं का समाधान भी करता है। इस विधि में अध्यापक अत्यधिक सक्रिय रहता है, वह छात्र कम सक्रिय, यानी सक्रिय तो है लेकिन इतने सक्रिय यहाँ पर बालक नहीं रहते। यानी अर्थ कथन बोधन में बिल्कुल बालक क्या है, निष्क्रिय, लेकिन व्याख्या विधि में क्या है, कम सक्रिय, यानी इतनी मनोवैज्ञानिक अपन इसे नहीं मान सकते हैं। और जो व्याख्या विधि है, सबसे मेन मोटिव आपको ध्यान में रखना है, जो व्याख्या विधि है वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। आप क्लास 1 में जाकर व्याख्या करना प्रारंभ कर दोगे तो न तो आपको समझ में आएगा बच्चा क्या बोल रहा है, न बच्चों को समझ में आएगा कि हमारे टीचर क्या बोल रहा है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। और विशेष में क्या लिखते हैं, इसके अंतर्गत भाषा ज्ञान का परिचय दिया जाता है, जैसे भाषा, व्याकरण, गुण, इन संबंधित क्लियर किया जाता है। तीसरी विधि अपन देखते हैं, विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि।
इसमें क्या होता है, इस व्याख्या विधि से इस अर्थ को भिन्न की व्याख्या विधि में अध्यापक सब कुछ अपनी ओर से बताता है, परंतु विश्लेषण विधि में अध्यापक शब्द विचारों की व्याख्या के लिए प्रश्न आदि का सहारा लेता है। यानी वो व्याख्या करने के लिए भी किसका सहारा लेगा, प्रश्न का सहारा लेगा, और उसके साथ बच्चों को क्या मजबूर करेगा, उसका विश्लेषण करने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। यहाँ पर बालक थोड़ा सक्रिय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बालक विश्लेषण कर रहा है तो वो क्या है, सक्रिय, और ये क्या हो जाएगी, अपनी मनोवैज्ञानिक हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, समझने, निर्णय निकालने के अवसर प्रदान करता है। इस विधि में अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यह विधि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। छोटा बच्चा विश्लेषण करने में इतना समर्थ नहीं हो पाता, तो माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यह विधि मानी जाती है। चौथा पॉइंट देखते हैं अपन, समीक्षा विधि। इस विधि में पाठ्य गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसे गुण दोष परखे जाते हैं। यानी कि किसी चीज में गुण, दोष और स्वयं के विचार, इन तीनों को अगर मिला दिया जाता है तो वह कहलाती है किसी चीज की समीक्षा करना। यह विधि स्वतंत्र विधि नहीं है, यह पूरक विधि है। इस विधि में अध्यापक निष्क्रिय रहता है, छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यह भी विधि किसके लिए उपयोगी है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से। विधियों से संबंधित, आपके लैंग्वेज से संबंधित पूरा क्वेश्चन आएगा, पूरी लैंग्वेज देंगे, और आपको निम्नलिखित में से समीक्षा विधि से संबंधित नहीं है, ये सारे ऐसे पॉइंट दे देंगे। इसमें ए बी, इसमें सी डी ऐसे मिला के दे देंगे, ए बी सही है, इसमें बी सी सही है। थोड़ा इसको डिफिकल्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा, जो पैटर्न की प्रति देख रहे हैं अपन। अब यहाँ पर अपन बात करें, गद्य शिक्षण की चारों विधियां अपन ने देख ली है। अब गद्य शिक्षण का यदि अपन देखते हैं, या तो रूप के दो या फिर विधाएं के दो। कौन कौन से होते हैं, कहानी हो गई, जैसे अपन गद्य शिक्षण पढ़ते हैं तो उसमें अगर अपन बुक खोल के देखते हैं तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, वहाँ पर अपन को कहानी भी देखने को मिलती है, किसी चीज़ का उपन्यास, एकांकी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, स्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, निबंध, डायरी, ये सारी चीज़ें क्या है, गद्य के क्या है, रूप है। अब बात करें अपन, जो बात कर रहे हैं रीट में, रीट में ये जो ऊपर वाली सारी विधियां अपन ने देखी है वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की है। लेकिन अब जैसे जैसे अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, कहानी शिक्षण हो गया, ये थोड़ा अपने उस लेवल पे पहुंचेगी जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं 100% रहेगी। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण क्या होता है, इसके सोपान कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं, कहीं पर भी 3 भी देखने को मिलते हैं। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बोध परीक्षण, यहाँ पर जहाँ पर 3 देखने को मिलते हैं, ये अगर इनमें पुनरावृत्ति और गृह कार्य को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो कहानी शिक्षण के सोपान कितने माने जाते हैं, 5 या फिर 3। कहानी शिक्षण का महत्व क्या है, सबसे पहले अपन ने पद्य का महत्व देखा, गद्य का देखा, और गद्य के अंदर ही अपनी क्या है, कहानी, और कहानी का भी अर्थ क्या हो जाएगा, महत्व। सबसे मेन कहानी क्यों कही जाती है, सबसे पहले आज तो मनोरंजन और कल्पना शक्ति का विकास के लिए इसमें उपयोग की जाती है। सबसे पहले बात करें कहानी शिक्षण के लिए भी एक एक विधियों को अपन देखते हैं। सबसे पहले आती है मौखिक कहानी कथन विधि। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली अध्यापक मौखिक अपने मुख से बच्चों को कहानी सुनाता है। ये कहाँ पर लेवल पे, देखो प्राथमिक स्तर के लिए मौखिक कहानी कथन विधि कहाँ पर उपयोगी होगी, इस विधि में अध्यापक छात्रों को मौखिक रूप से कहानी सुनाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब बात करें दूसरी कहानी शिक्षण की कौन सी विधि है, तो चित्र प्रदर्शन विधि। चित्र प्रदर्शन विधि में क्या होगा, कोई चित्र आपको दिखा दिया जाएगा, जैसे कि अपन ने प्यासे कौवे की कहानी देखी होगी। वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शानदार दे रखी है, पाठ्य पिक्चर दे रखे होते हैं, इसमें गधा होता है, एक कौवा होता है, इस तरह पूरी कहानी रचना के लिए उसे सिखाया जाता है। यानी कहानी बताने के लिए उसके सामने पिक्चर प्रस्तुत की जाती है, यानी चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। उसको देखते देखते बच्चा कहानी को सुनाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। इस तरह इस विधि को क्या कहते हैं, चित्र प्रदर्शन विधि। चित्रों का प्रदर्शन करके कहानी का अध्ययन करवाया जाता है। ये किसके लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अब बात करें नेक्स्ट कहानी शिक्षण की विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने अधूरी कहानी प्रस्तुत करके कहानी को छात्रों के द्वारा कल्पना द्वारा क्या कराई जाती है, पूरी कराई जाती है। इसमें छात्र अपनी कल्पना शक्ति से अधूरी कहानी को पूरा करते हैं।
जिसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। यह विधि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए अधूरी कहानी उपयोगी है और यह विधि उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन वाचन विधि। वाचन विधि में क्या है, जिन कहानियों की विषय वस्तु तथा भाषा सरल हो उसका अध्ययन वाचन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें अध्यापक कहानी को पढ़कर उसका अध्ययन करवाता है। यह विधि किसमें उपयोगी है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लिए उपयोगी है। तो कहानी शिक्षण की अपन ने बहुत सारी विधियां देख ली है। एक होती है अपनी गहन शिक्षण, गहन अध्ययन विधि। इसमें क्या होता है, ऐसी कहानी जिनकी विषय वस्तु तथा भाषा कठिन होती है उनका अध्ययन गहन अध्ययन विधि द्वारा किया जाता है। यह माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। यहाँ पर कोई समझने वाली बात है नहीं, लेकिन आपको ध्यान में सब होना चाहिए। पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से आया नाटक शिक्षण विधि से। तो नाटक शिक्षण में क्या होता है, अभिनव तत्व, जो अभिनव तत्व है इस नाटक शिक्षण का क्या होता है, प्रमुख तत्व। यहाँ से प्रश्न बना था, नाटक शिक्षण में प्रमुख तत्व होता है अभिनव तत्व। और इसमें क्या होती है, अवस्था अनुकृति, अर्थात अवस्था का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है, अभिनय कहलाता है। नाट्य शिक्षण की कौन कौन सी विधि है, पिछली बार प्राथमिक स्तर पर नाटक की कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया था। अपन देखते हैं नाटक शिक्षण में सबसे पहले बात करते हैं अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, कक्षाभिनय और रंगमंच। कक्षाभिनय विधि, इस विधि में अध्यापक कक्षा के छात्रों द्वारा अभिनय करवाता है। दोष, विषय वस्तु की जानकारी न होना। दूसरी बात करें अपन रंगमंच। रंगमंच में क्या होता है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगर पूछ ले कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको ध्यान में रंगमंच, क्योंकि इसमें क्या होता है, रंगमंच में यानी कि पूरी एक व्यवस्था बनाई जाती है, पात्र के किरदार निभाए जाते हैं, पूरी एक स्टेज परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। जैसे आपने रामलीला देखी है, रामलीला उसमें क्या होता है, पूरे पात्र बनते हैं, अभिनय पूरा कंप्लीट होता है। तो ये इसलिए मानी जाती है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इसमें दोष क्या है, इसमें समय अधिक लगेगा, श्रम अधिक लगेगी और धन भी अधिक लगेगा। यानी अपनी शिक्षा के लिए रंगमंच विधि उपयोगी नहीं है। शिक्षा के लिए कौन सी उपयोगी अपन देखते हैं, प्रश्न आ जाए तो शिक्षा के लिए अपने आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक द्वारा सभी पात्रों का अभिनय करके नाटक शिक्षण करवाया जाता है। शर्त क्या है, अध्यापक का अभिनय कला में दक्ष होना चाहिए। दोष, विषय वस्तु की जानकारी नहीं होती है। व्याख्या विधि, नाटक शिक्षण में भी व्याख्या विधि अपनी नाटक का विस्तार से अध्ययन होता है। नाटक, नाटककार का परिचय बताया जाता है। व्याख्या में काठिन्य निवारण, विषय वस्तु की जानकारी, उदाहरण, दृष्टांत, नाटकीय तत्वों की समीक्षा के बारे में विस्तार से बताया जाता है और विशेष में नाटक के सार भी बताए जाते हैं। अब यहाँ पर भी समीक्षा विधि आ रही है। समीक्षा विधि, इस विधि के अंतर्गत नाटक के तत्वों की समीक्षा की जाती है। नाटक के तत्व कौन से, 7 देखो आप यहाँ पर, कथा वस्तु, संवाद, पात्र, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनय। और प्राण तत्व क्या है, तो अपना अभिनव है जो इसका क्या माना जाता है, प्राण तत्व माना जाता है। एक होती है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि नाटक शिक्षण की सभी विधियों का मिश्रण है। इस विधि में व्याख्या भी की जाती है, नाटकीय तत्वों की समीक्षा भी की जाती है और अभिनय तत्वों की जानकारी भी दी जाती है। विद्यालय स्तर पर जो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इंपोर्टेंट करके लीजिए, संयुक्त विधि। इसका एक और नाम क्या है, संगवाय, संगवाय विधि। कौन सी है, संगवाय विधि। अब अपन देखते हैं गद्य के पाठ के प्रकार कितने होते हैं। गद्य पाठ के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना 4 प्रकार, सृजनात्मक पाठ, वर्णनात्मक पाठ, विचारात्मक पाठ और भावात्मक पाठ। सृजनात्मक पाठ में क्या होगा, वैज्ञानिक अन्वेषण हो गई, कोई बीमारी हो गई, इससे संबंधित कोई यात्रा वृत्तांत हो गया, कोई ऐतिहासिक चीज हो गई, वो क्या हो जाएगी, अपनी सृजनात्मक हो जाएगी। और वर्णनात्मक में जैसे मेले का वर्णन हो गया, प्राकृतिक दृश्य, ये सारी चीजें क्या होती है, वर्णनात्मक पाठ से संबंधित होती है। अब अपन तीसरा देखते हैं विचारात्मक पाठ। विचारात्मक पाठ में क्या हो जाएगी, सभ्यता, संस्कृति, समाज आदि, देश प्रथा, मृत्यु बोझ। अपने विचार की प्रस्तुति करने के लिए जिस गद्य की रचना की जाती है वह कहलाता है विचारात्मक पाठ। और भावात्मक पाठ, इसमें उत्साह, चिंता, साहस आदि चीजों को बताने के लिए गद्य बनाया जाता है, वह कहलाता है अपना भावात्मक पाठ। अब तक अपन ने गद्य की शिक्षण विधि अपन ने देख ली है, साथ ही गद्य के प्रकार अपन ने देख लिए, गद्य के उद्देश्य अपन ने देख लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे व्याकरण से संबंधित शिक्षण विधियाँ।